नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के सामने बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर हिमांशु राज जी उपस्थित हैं। कहते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनके लिए दिन भी बड़े होते हैं, और जिनका कोई लक्ष्य होता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं। इस बात को चरितार्थ किया है रोहतास जिले के एक 10वीं के छात्र ने, जिसने बिहार बोर्ड में एक अपनी छाप छोड़कर 481 अंक लाकर पूरे बिहार, भारत और पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए हम उन सभी छात्र छात्राओं की तरफ से हिमांशु राज जी से बात करते हैं कि आखिर उनकी लगन और परिश्रम के बलबूते से आने वाले विद्यार्थी क्या सीख ले सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी आपको। आपने एक ऐसा कीर्तिमान रचा है जो कि आने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगा। हम चाहेंगे, आपको तो सब लोग जान रहे हैं अभी फ़िलहाल डेट में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा परिचय आप हम लोग के दर्शक को दें कि आपने किस विद्यालय से पढ़ा है और आपके विद्यालय का माहौल कैसा रहा है। बताइए। प्राथमिक अध्ययन मैंने 1 से 8 तक अध्ययन मैंने मध्य विद्यालय नटवार कला स्कूल से किया था, और इसके बाद जब मैं 9-10 में गया तो उस स्कूल का मेरा नाम था जनता स्कूल तेनोज, और उस स्कूल का माहौल भी जो था बहुत अच्छा ही था। उसमें सभी बच्चे जो थे वो सभी पढ़ने वाले ही थे और सभी पढ़ने में तेज़ थे। तो टीचर जो होते थे सब पर अपना ध्यान देते थे, और जो उनमें से कुछ अपना ज़्यादा उनके ध्यान को कैप्चर कर पाता था वो आज इस मुकाम तक पहुँचा है। हमने देखा कि रोहतास से बहुत सारे विद्यार्थियों ने 8 विद्यार्थियों का टॉप 10 लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनमें एक आप सबसे अव्वल स्तर पे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे जो विद्यार्थी जो अगली बार 10th का परीक्षा देने वाले हैं, आप अपनी दिनचर्या जो है आपकी, वो दिनचर्या के बारे में बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी रही है। आपने पढ़ाई किस प्रकार की और आपके किस समय पढ़ाई को तरजीह दी, कहाँ आपने, मतलब जो भी आपका दिनचर्या है वो हमें आप बताएँ। हमारी दिनचर्या थी कि हम 4 बजे सुबह में उठते थे और 6 बजे तक पढ़ते थे। इसके बाद हम 6 बजे के बाद फ्रेश होकर 7 बजे के बाद ट्यूशन जाते थे, और 7 से 8 ट्यूशन पढ़ते थे अपने सर के पास, और 8 से 9 अपने पापा के पास ट्यूशन करते थे। इसके बाद हम 9 से 9:30 के बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक स्कूल में रहते थे, और जब स्कूल का टाइम बीत जाता था तो शाम को कुछ समय खेल कर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे, और इसके बाद 6 बजे से लेकर 11 बजे तक या 10 बजे तक सेल्फ स्टडी किया करते थे। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि स्कूल का जो स्टडी है, स्कूल की पढ़ाई और सेल्फ स्टडी 2 होता है। आप सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया, अपने सेल्फ स्टडी पे कि अपने स्कूल के टाइमिंग पे ज़्यादा फोकस रहा आपका? मैंने ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया, क्योंकि स्कूल की स्टडी उतना मायने नहीं रखती है सेल्फ स्टडी से ज़्यादा। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? मेरा कुल मिलाकर सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा हो जाता था। 5-6 घंटा। और आपके जितने भी विषय थे, जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश और जितने भी आपको जो साहित्य के जो 6 विषय हैं, उन पे आप बराबर समय देते हैं, जैसे कि गणित और साइंस के तुलना में? हाँ, मैं हर विषय पर बराबर समय देता था, परंतु मैथ और साइंस पर चूँकि मेरा ज़्यादा हॉबी वाला विषय है, इसीलिए उनके अपेक्षा उन पर थोड़ा कम समय देता, लेकिन उनको मैं पीछे नहीं छोड़ जाता, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम है तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम टॉपर आ सकते हैं। तो मैं उनको भी अपने साथ लेकर चलता था। अच्छा, आपको बहुत सारी परेशानियां का भी सामना करना पड़ा होगा, तो आप अपने पढ़ाई के दरमियान में किन किन चीज़ों को बाधित महसूस किया? आपने किस लगा कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए बहुत रोड़ा उत्पन्न कर सकती हैं, और उस रोड़े में आपका सहयोग किसने किया? अगर आपको उसने कहीं उपारा तो किसने आपका सहयोग ज़्यादा किया? वैसे तो अभी तक हमारे पढ़ाई में कोई उतना बाधा नहीं उत्पन्न हुआ जितना कि चाहिए, परंतु आगे कोई बाधा हो सकता है तो उसको देखा जाएगा। इस समय तक मेरी जो भी कठिनाइयाँ थी उसको मेरे माता पिता ने पूरा कर दिया, तो हमें उतनी कठिनाइयाँ महसूस नहीं हुई। अच्छा, आगे देखा जाएगा। तो आगे का आपका कुछ विचार होगा, कुछ करने का मन होगा, तो वैसे आप क्या लक्ष्य लेकर क्या चले हैं अभी तक? मैं भविष्य में IIT करना चाहता हूँ और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ देश की सेवा करने के लिए। अभी तो इसके बाद आप +2 का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद स्नातक, उसके बाद आप लगे रहिएगा। तो मतलब कि आप इसके बाद कहाँ आपने विचार किया है कि इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद का अभी तो निर्णय नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अभी बहुत बिजी था आजकल, तो इसके बाद हम निर्णय लेंगे और जैसी आर्थिक स्थिति रही उसके अनुसार हम अपने गाँव में ही पढ़ेंगे, आगे बाहर जाएंगे।
पढ़ाई करने के लिए। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? मैं अपनी सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा और गुरुजनों को भी देना चाहूँगा और आसपास के सभी भाई बहनों को देना चाहूँगा। अच्छा, और हमें ये बताइए कि जो विद्यार्थी अभी आने वाले समय में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, जो अभी देंगे 2021 में एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों को आप अपना एक मैसेज छोड़िए कि जिसकी वजह से वो आपको प्रेरणा मानकर आपको आगे वो परीक्षा दे सकें। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भी हमारी तरह मन लगा पढ़ाई करे और जैसे मैं आज यहाँ पर इस स्थान पर पहुँचा, वो भी किसी न किसी दिन इस स्थान पर पहुँचे और उसके लिए उन्हें कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई होने की ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई की और एक दिन पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसे में हमारी पढ़ाई जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे जो अपनी पढ़ाई है लगातार करते रहें। यानी कि आपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखा, यानी कि माने बाधित नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, यही आपका सोच है, आप यही अपने बताना चाहते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा मैथ्स को लेकर क्या करते हैं, थोड़ा सा घबराए रहते हैं और बाकी विषयों पे फोकस नहीं करते हैं, तो मैथ्स के बारे में आपका क्या रुचि है, बताइए। वैसे तो 10वीं का मैथ जो है 9th के पेजा बहुत ईजी है, तो हमें मैथ से घबराना नहीं, क्योंकि मैथ से यदि हम घबराएंगे तो कहा भी जाता है कि जिस लड़के का मैथ का बेस जो होता है अच्छा रहता है, उसका और सब्जेक्ट भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैथ को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैथ जब अच्छा रहेगा तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी अच्छा रहेगा। और यही आज भी 2 विषय, यही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो विषय आज मतलब इंडिया के टॉपर सब्जेक्ट बने हुए हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी नौकरियाँ में प्राप्त हो रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाले समय में आप काफ़ी अच्छा करें। और आपके जो गुरुजन हैं, जो आपको जिसने शिक्षाएं दी, क्या आपके पिताजी भी उसमें से थे, आपको उन्होंने शिक्षाएं दी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने समाचार में देखा है, जो सच्चाई है वो आप हमें बताएं। हाँ, हमारे पिताजी भी उनमें से एक थे जो शिक्षा देते थे। वैसे तो हमने शुरू से लेकर अपने पिताजी के पास ही पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में 10 में गया तो एक टीचर के पास मैंने कोचिंग किया था, जिसका जो स्कूल के ही हमारे टीचर थे। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि मेरे पिता ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया है। अच्छा, यानी कि पिताजी ने आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा दी, इसमें तालीम वगैरह दी आपको। अच्छा, ये हिमांशु जी हमें एक बात बताइए कि जो बच्चे होते हैं, आने वाले जो बच्चे विद्यार्थी होंगे, उन्हें एक समस्याएं होती हैं साहित्य को लेके, जैसे कि हिंदी लिटरेचर का, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इन दोनों विषयों के बारे में अपनी राय बताइए। हिंदी इंग्लिश भी हमारी ठीक थी, मतलब कि हिंदी तो हमारा ठीक था, क्योंकि हिंदी में हमारे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे और हिंदी में पढ़ाते भी थे और हिंदी पढ़ने में मज़ा भी आता था, क्योंकि हिंदी में स्टोरी और पोएम का अर्थ जो होते हैं हमारे टीचर बताते थे उनके सारांश के रूप में, तो हम हिंदी समझ में आई थी। लेकिन इंग्लिश तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन बन गया था। फिर भी हमारे पिता ने कहा कि इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, फिर भी इसको हमें साथ लेकर चलना है, तो हमने इंग्लिश का भी अपना बेस मजबूत किया और आज मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक में 79 नंबर इंग्लिश में प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहे हिमांशु जी, इन्होंने अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर की और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बिहार के बच्चे हैं आने वाले समय में इनके पदचिन्हों पर चलेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हिम्मत नहीं हारता वह ज़िंदगी संवारता है, इसलिए आप अपने हिम्मत को नहीं हारना है, ज़िंदगी को संवारना है। एक गरीब बच्चा भी अपने पूरे राज्य और समाज का नाम ऊंचा कर सकता है, जिसको चरितार्थ किया हिमांशु जी ने। इसी के साथ मैं अपने इस इंटरव्यू सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।